25 साल पहले एक युद्ध हुआ समुद्र से 16,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां पर शून्य से करीब 20 डिग्री नीचे तापमान रहता है। वह हमेशा बर्फ से जमे रहने वाले पहाड़ों पर मई 1999 में तोपें गरजने लगी। घुसपैठियों और आतंकियों की शक्ल में पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमला कर दिया। यह हमला जम्मू कश्मीर के लद्दाख इलाके के करगिल इलाके में हुआ। जवाब में 26 मई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। कारगिल में भारतीय सेना ऑपरेशन विजय चलाने के लिए इसलिए मजबूर हुई क्योंकि यह युद्ध पाकिस्तानी सेना लड़ रही थी। आतंकियों के वेश में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने कारगिल में महीनों पहले ही बंकर बनाना शुरू कर दिया था। ये बंकर सर्दियों के मौसम में बनाए गए ताकि भारतीय सेना को पता न चले, लेकिन जैसे ही गर्मियां आई, करगिल के चरवाहों ने इलाके में पाकिस्तानी फौज की हरकत देख ली और इसकी जानकारी सेना को दे दी। इसके बाद हड़कंप मच गया। सत्ताईस मई 1999 को पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के 2 विमानों को मार गिराया। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर बमबारी की। भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और शुरू हो गया कारगिल युद्ध, जिसे भारत ने नाम दिया ऑपरेशन। आजाद भारत के इतिहास का सबसे भीषण और भयानक युद्ध था ये, जिसमें एक तरफ दुश्मन देश की सेना ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाए बैठी, दूसरी तरफ भारत के जाबाज उन चोटियों को जीतने निकले थे। असल में कारगिल में सलवार कमीज पहनकर पाकिस्तानी सेना ने डेरा डाल रखा था। पाकिस्तान के पास जितना गोला बारूद था, जितने हथियार थे, जितनी शक्ति थी, सब कारगिल में झोंक दी गई थी। भारत को जब तक पाकिस्तान की साजिश की भनक लगी, तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन जाबाजी और देशभक्ति का सबक पाकिस्तान को सिखाने निकले थे हिंद के वीर सपूत। युद्ध के आगाज के साथ ही पाकिस्तानी फौज के हौसले पस्त होने लगे। बोफोर्स के गोलों के ताप से पाकिस्तानी साजिशें धुआं धुआं होने लगी। 4 जुलाई को भारतीय सेना ने टाइगर हिल्स पर तिरंगा लहराया। करीब 11 घंटे तक लगातार चली लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने इस अहम पोस्ट पर अपना कब्जा जमाया। 5 जुलाई को भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर पर कब्जा जमाया। यह सेक्टर रणनीतिक रूप से बेहद अहम था। 7 जुलाई को बाटलिक सेक्टर में जुबर पहाड़ी पर भारतीय सेना ने फिर से कब्जा जमाया। 7 जुलाई को ही एक अन्य ऑपरेशन के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने सर्वोच्च बलिदान दिया। 11 जुलाई को भारतीय सेना ने बाटलिक सेक्टर पर लगभग सभी पहाड़ियों की चोटियों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। 12 जुलाई को युद्ध हारते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के सामने बातचीत की पेशकश की। 14 जुलाई को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को भारतीय क्षेत्र से पूरी तरह खदेड़ दिया। भारत ने अपने सभी इलाकों को वापस हासिल कर लिया। 26 जुलाई को भारत ने कारगिल युद्ध को जीतने की घोषणा कर दी। 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया ये युद्ध भारतीय सेनाओं के पराक्रम की गाथा कहता है। 25 साल हो गए इस बात को, लेकिन लगता है जैसे कल ही युद्ध खत्म हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि कारगिल की जीत में मां भारती के सपूतों के खून का रंग मिला है। ऐसे अमर बलिदानी जिनकी शौर्य गाथा कभी बुलाई नहीं जा सकती। कारगिल का युद्ध करीब 3 महीने तक चला था। इस युद्ध में 674 भारतीय सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दे दिया। कारगिल शहीदों में से 4 को परमवीर चक्र, 10 को महावीर चक्र और 70 सूरवीरों को उनके साहस के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। करगिल युद्ध में राजस्थान के रणबांकुरों के शौर्य की अनेकों कहानियां हैं, जिनमें 2 अमर शहीदों की दास्तान आज आप भारत रफ्तार पर देखने जा रहे हैं। राष्ट्र के नाम हमारी इस खास पेशकश का एक भी दृश्य आप मिस मत करिएगा।
14 जुलाई मई को जब कैप्टन सौरभ कालिया और उसके आदमी जब ये लोग रेकी पे गए, एक थोड़ा आगे जाने के बाद में जब पहुँचे ऊपर तो उनको पाकिस्तानीज़ ने कैप्चर कर लिया था। अब जब इनका रेडियो सेट कनेक्शन टूटा अपनी यूनिट से, तो जो हमें खबर मिली है कि कैप्टन भारद्वाज साहब ने बोला, मेरा जूनियर था, मेरी ड्यूटी बनती कि मैं उसको सर्च के लिए मैं निकलूँ। अमित अपने 31 जवानों के साथ में कैप्टन सौरभ कालिया की सर्च पार्टी में निकले थे। 15 की रात वो पूरा चले, 16 की रात वो पूरा चले, 17 को सवेरे जब वो अपने बजरंग पोस्ट पे पहुँचे, बीच में जब बजरंग पोस्ट पे पहुँचे तो वहाँ पर सवेरे पौ फटने का जो टाइम था 5 साढ़े 5 बजे का, ऊपर से फायर आने लगा, क्योंकि हमारी उस टाइम एक्चुअली पोजीशन थी कि हम नीचे थे और दुश्मन ऊपर था। तो इसने अमित ने ये कहा, बताते हैं कि तुम सबको मैं कवर फायर देता हूँ, तुम लोग पीछे के रास्ते से वापस बैक हो ताकि तुम नीचे बेस में इन्फॉर्म कर सको कि वहाँ पे दुश्मन आ चुका है। तो एक हवलदार राजवीर जो भिवाड़ी के हरियाणा के रहने वाले हैं, उसने मना किया कि साहब मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो इसने बोला भी, बताते हैं कि भाई तेरे बीवी बच्चे भी हैं, 3 छोटे बच्चे हैं, मेरे तो माँ बाप है, सिस्टर है, देख लेगी, लेकिन तेरे तो बीवी बच्चों को उनको कौन देखेगा। तो उसने मना कर दिया कि नहीं साहब मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर इन लोगों ने कवर फायर दिया है और बाकी के सारे बच के नीचे आए। कवर फायर में भी ये था कि हाँ डेफिनेटली जब इन्होंने कवर फायर दिया, उधर गोली चलाई है, तो वहाँ पे भी इन्होंने आतंकवादियों को मारा ही है। 17 मई को ये सब हुआ। हमारे पास में 4 जून को एक लेटर आया कि 17 मई से वो लापता है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम कि जैसे ही कोई खबर होगी आपको इन्फॉर्म करेंगे। ये 4 जून को लेटर आया। 5 को मेरे पास में एक कॉल आया, नाम नहीं बताया कि, लेकिन ये था कि फ़ौज से बोल रहा हूँ और अमित की यूनिट से बोल रहा हूँ और अमित नहीं रहे। तो कि भाई अमित 27 साल का था। तो उससे मैंने कहा अभी कैसे, तो कहते हैं बॉडी हमको दूर से दिख रही है लेकिन हम उठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ से फायर हो रहा है। फिर थ्रू और दूसरे सोर्सेज से कंफर्म करवाया तो ये बात सच थी। उसका अगले का यही कहना था जिसका फ़ोन था कि भाई आप धीरे धीरे घर वालों को तैयार करो, क्योंकि एक डेड बॉडी के लिए इंतज़ार करना बहुत मुश्किल होता है। और एक ये कि आप ये सोचेंगे घायल हो गया होगा, पाकिस्तानी ने प्रिजनर बना लिया होगा, और हमें ये भी नहीं पता है कि युद्ध कब ख़त्म होगा। तो फिर घर वालों को नहीं बताया मैंने, वो सब चीज़ें चलती रहीं। जो एक एट द सेम टाइम आपकी मनोस्थिति कैसी थी? जब इसका ये चीज़ पता पड़ा कि नहीं है, तो मैं मान के चलती हूँ कि भगवान आपको किसी भी काम करने के लिए सारी हिम्मत देता है। आप में का अगर मुझे राज अपने तक रखना था उस टाइम, वो तो रखा। लोगों ने जो बोला काम करने के लिए, महामृत्युंजय जाप कराओ, इस दरगाह जाओ, इस शमशान जाके मिट जाओ, सारे काम किए, सब चीज़ें थी। बस वही चीज़ है कि पेरेंट्स ने भी सारा किया जितना डेडिकेटेडली कर सकते थे। जब उनको पता पड़ा कि 13 जुलाई को जब युद्ध विराम हुआ, तब जी न्यूज़ के 2:30 बजे के न्यूज़ में आया था कि अमित और उसके साथी हवलदार राजवीर का शव बरामद किया गया। साथ में ये भी मेंशन था उसमें कि इनके हाथों में हथियार थे। इसका मतलब ये है कि वो लास्ट मोमेंट तक, अपने आखिरी सांस तक उन्होंने लड़ाई करी। ट्रिगर पे उंगलियां थी तो आखिरी सांस तक उन्होंने लड़ाई करी है। मैम ये वर्दी है, तिरंगा है, यहाँ पे फौजी की वर्दी है, ये तिरंगा वही है जिसमें अमित आया था। ये है 80 कलश जिसमें अमित की अस्थियाँ हैं, जिसका एक पार्ट हमने बरेली के इसके जाट रेजिमेंटल सेंटर के म्यूज़ियम में भी है। जो मतलब मैंने कुछ था मेरे को कि मैंने रोक लिया था, कुछ हरिद्वार गया था, कुछ पुष्कर गया था, और पुष्कर में भी जो हुआ था वो महात्मा गांधी के बाद में अमित का हुआ था। उसके बीच में वहाँ पे कई अस्थियाँ नहीं विसर्जित होती पुष्कर में। और ये जो है ये है कारगिल की मिट्टी है जो कैप्टन सौरभ कालिया के घर से मेरे पास में आई है। युद्ध के कुछ उनके बारे में कुछ पता है कि वो उस युद्ध में कहाँ उनको गोली लगी, क्या उस दिन चल रहा था, इसके बारे में कुछ आपको बताया गया? गोली सब देखो ज़्यादा कुछ नहीं पता है मुझे, तो जो लेटर में है, जो उनकी यूनिट वाले जो उनकी गाथाएं गाते हैं उसी से मालूम पड़ता है सब, जो उनके साथ में है और जो बिल्कुल करीब थे उनके साथ में, वो जोधपुर से आगे के थे भंवर सिंह इंदा, जो वो भी साथ में उस टाइम सही हुए। तो बोलते हैं कि जब लड़ाई हो रही थी तो 15-16 लोगों, मतलब इधर से भी गोलियां चल रही थी, उधर से भी थी, ऐसे करके ने इन्होंने सुबह 5 बजे मतलब उस पे चोटी पे बैंकर के जो होता है उस पे मतलब कब्जा कर लिया था। सुबह कोई
दीवार तोड़ने वाली कौन सी क्या, मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा। वही सब फायरिंग हुई सुबह 5 बजे और वही आके इनको सुबह तड़के? सुबह, हाँ 28 सुबह के टाइम पे, मतलब मॉर्निंग में 5 बजे वही गोली यहाँ से लगी इनको और यहाँ से लगी और यहाँ से लगी, ऊपर की तरफ से गोली? ऊपर की तरफ से गोली लगी। तो कहते हैं दूसरे जो आसपास के जो साइडों में लोग होंगे तो वही बोल रहे हैं कि भी वो ऐसे लेटा हुआ था गोली वहाँ से, और यहाँ से फाड़ के पूरा निकल गई। एक गोली मिली थी हमें, मतलब वो गोली नहीं कह सकते क्या है क्या नहीं, हमें नहीं पता। वो जब दाग के बाद वो आज भी रखी है। आज रखी। उनकी यादें, उनके कुछ यादें, कुछ ऐसा सामान कुछ रखा है जो वो अपने पास? बहुत सारे सामान हैं सब। उनके गाने सुनने का बहुत शौक था, पुराने गाने सुनने का बहुत शौक था। तो पहले ही मतलब उसमें डायरी में लिख के रखते थे। गाने डायरी में लिख के रखते थे गाने वगैरह। आज भी वो रखे मेरे पास में गाने वगैरह। और जैसे अकेले चलते थे तो गुनगुनाते। उनकी वर्दी, उनके मेडल? हाँ, उनकी वर्दी, मेडल, सेना मेडल बाद में मिला, उनके मेडल भी रखे हैं, उनकी वर्दियाँ भी रखी हैं, बेल्ट वगैरह भी रखे हैं। जो आज भी एक बेल्ट ऐसा है जो मैं अपने बेड पर रखती हूँ, आज भी मतलब मेरे गद्दे के नीचे है वो। आज भी अपने गद्दे के नीचे लगा के रखती हूँ। मतलब मेरे जब से वो ड्यूटी पे से उनका सब सामान आया तब से लेके और आज तक वो मेरे पास है। मुझे शाम से ही मतलब ऐसा हो गया था आभास, मतलब जैसे कि मेरे मतलब पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे नहीं पता उस चीज़ का। हमारे मम्मी पापा तो ये बोलते हैं कि वो आपके दिमाग में थी वो बात कि भाई वो वार पे गए हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगने लगा था कि शायद कोई गाड़ी आ रही है मेरी तरफ, मेरे घर की तरफ। मुझे ऐसे लगने लगा था। मैं अपने गांव गई हुई थी 5-7 दिन के लिए मम्मी के पास। तो मुझे मतलब ऐसे लग रहा कि बार बार कि भाई कोई गाड़ी आ रही है। तो मैंने मम्मी को बोला कि कोई गाड़ी आ रही है अपने घर की तरफ। तो मेरी मम्मी और हमारी ताई जी ने बोला कि नहीं, कोई गाड़ी नहीं है, आपका वहम है ये, गाँव में ट्रैक्टर वगैरह चलते रहते हैं ऐसे। मैंने बोला नहीं। बोले आप खाना खा लो। मैंने कि नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मेरे भूख है। मैं फिर भी उसी बात को बार बार दोहरा रही थी कि नहीं मम्मी आप सुनो ना, एक बार देखो ना, देखिए गाड़ी की आवाज़ है ना, अपने घर की तरफ ही आ रही है गाड़ी। मुझे नहीं पता था कि वो गाड़ी एक्चुअली में सच में ही हमारे घर की तरफ आ रही थी। मुझे ऐसा हुआ। आपको पहले आभास? मुझे पहले ही आभास हो गया। मतलब घर वाले मुझे इसी बात का दिलासा दिए जा रहे थे कि भाई नहीं वो जा रखे हैं वहाँ पे इसलिए तेरे को लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में मुझे वो चीज़ें अब महसूस होती कि आदमी का मन कभी झूठ नहीं बोलता। जो आदमी के मन में और जो फील होता है ना वो कभी गलत नहीं होता। घर पे आके मतलब दरवाज़ा बंद कर रखा था हम लोगों ने, उन्होंने जैसे गेट बजाया और मेरा नाम दिया ना, तो मुझे एकदम से मेरा जेठ दिखाई दिया, बड़ा भाई इनका। तो मैं उसी टाइम मतलब मुझे ये पूरा अंदेशा हो गया था कि भाई इसलिए आए हैं ये लोग, नहीं तो मतलब इतनी रात को क्यों आते हैं। फिर उसके बाद तो सब मुझे नहीं पता कि गांव में कहते हैं लोग कि हमने तो ये करा वो करा, लेकिन मुझे नहीं पता था उन 3-4 दिनों में कि दुनिया कहाँ थी। हालांकि डेड बॉडी 28 को ख़त्म हुई, 2 तारीख को आई। 2 तारीख को मुझे इन लोगों ने डॉक्टर को बुला के इंजेक्शन लगा के मुझे डेड बॉडी के पास भी बैठा दिया। मतलब वो चीज़ें आपको मैं महसूस नहीं करा बता सकती कि मेरा क्या था वो टाइम। आज हम सब कहते हैं कि हमें गर्व है, लेकिन वो गर्व आज हमारे बच्चे गर्व कर सकते हैं सब उस चीज़ को, क्योंकि हमने उनको उनके पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। इसलिए जिन सूरवीरों ने मां भारती के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनका परिवार किस हाल में है, शहीदों से जुड़ी गर्व से भर देने वाली क्या क्या वाक्य हैं, कैप्टन सौरभ कालिया का किस्सा राजस्थान के शहीदों से कैसे जुड़ा है, भारत रफ्तार की इस खास पेशकश में आप ऐसी बातें जानेंगे जो किसी जगह नहीं मिलेगी। पूरे इंटरव्यू की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी।